दाढ़ी वाली बहू। रामपुर गांव में डॉली नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। डॉली बहुत शैतानियां करती थी, पूरे गांव को परेशान करती रहती थी। कभी अपने पिता की साइकिल लेके गांव का पूरा चक्कर लगाती और सबको सताती, परेशान करती। डॉली जब भी शाम को घर वापस आती तो उसके घर शिकायत करने वाले लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती। एक दिन उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी तू इन गांव वालों को नहीं जानती, इन्हें यूं परेशान मत किया कर। ये तुझे बहुत बुरा भला बोलते हैं, बद्दुआएं देते हैं, तू ये सब छोड़ क्यों नहीं देती? अरे माँ, तुम तो यूं ही डरती हो, ये बद्दुआ वगैरह कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानती। एक दिन गांव में तपस्वी साधु आते हैं। गांव के सभी लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं। साधु बाबा गांव के बीचों बीच एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर साधना कर रहे होते हैं। बाबा की दाढ़ी बहुत बड़ी और लंबी थी। एक दिन खेलते खेलते जब डॉली ने उनकी दाढ़ी को देखा तो अचानक हंसने लगी और उनकी दाढ़ी को तीली से छेड़ कर परेशान करने लगी। बेवकूफ लड़की, तूने मेरा मजाक उड़ाया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जैसे जैसे तू बड़ी होगी तेरे भी दाढ़ी निकल आएगी और सारी दुनिया तेरा मजाक उड़ाएगी। साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद डॉली की दाढ़ी मूंछें निकल आती हैं। सारे गांव वाले ये देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। डॉली रोते रोते अपने घर में आती है। माँ, मैं उस साधु बाबा को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, देखो ना मेरी दाढ़ी मूंछ निकल आई है। डॉली साधु बाबा के बारे में बहुत पूछताछ करती है। उसे पता चलता है कि बाबा पर्वतों पे चले गए। वो जंगल, पर्वत, गांव-गांव में बाबा को ढूंढती है, लेकिन उसे बाबा नहीं मिलते। रास्ते में उसे एक युवक मिलता है जो उसे बताता है कि वो बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये आप क्या कह रहे हैं? अब मेरा क्या होगा? तभी उस युवक की माँ उसे कहती है, अरे बेटी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बगल के मंदिर में बाबा जी ने अपना कमंडल रखा है, उसमें पानी है और वो कोई आम पानी नहीं, उनकी तपस्या का जल है वो। तुम उस जल के छींटे अपने मुंह पर लगा लो। डॉली मंदिर में जाती है और उन छींटों को अपने मुंह पर छिड़कती है। उसकी मूंछें और दाढ़ी गायब हो जाती है। डॉली फिर से पहले की तरह खूबसूरत दिखती है। युवक का दिल उस पर आ जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं और अपने घर लौट आते हैं। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हेलीकॉप्टर रिपेयर वाला। मुंशी राम एक एरोनॉटिकल इंजीनियर था। वो एक बड़ी कंपनी में हेलीकॉप्टर रिपेयर का काम देखता था। हेलीकॉप्टर रिपेयर की पूरी वर्कशॉप वही संभालता था। वो काम करने में बहुत माहिर था। पूरी कंपनी वाले उसके काम की तारीफ करते थे। हेलीकॉप्टर में कोई भी कमी हो वो उसे ठीक कर देता था। हेलीकॉप्टर्स के सभी पायलट भी मुंशी राम की तारीफ करते थे। वाह मुंशी राम भाई, तुम्हारे जैसे हेलीकॉप्टर रिपेयर करने वाला हमने कोई नहीं देखा। ये हेलीकॉप्टर तो उड़ भी नहीं सकता था, लेकिन आपने इसे उड़ने काबिल बना दिया। थैंक यू सर, ये तो मेरा काम है। लेकिन मुंशी राम के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वो बहुत आलसी था। वो आज का काम कल पर टाल देता था। एक दिन एक हेलीकॉप्टर रिपेयर होने के लिए उसके हैंगर में आता है। देखो मुंशी राम, इस हेलीकॉप्टर को रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचाव कार्यों के लिए यही हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है। ठीक है सर, कर दूंगा, आप क्यों फिक्र करते हैं। लेकिन आदत अनुसार मुंशी राम उस रिपेयर को कल के लिए टाल देता है और अपने घर चला जाता है। घर आते ही मुंशी राम का बेटा उससे कहता है, पापा पापा, कल हम पिकनिक पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? पापा पापा, हम पहाड़ी वाली झील पर जा रहे हैं, सुना है वो बहुत ही सुंदर इलाका है। हाँ बेटा, सुना तो मैंने भी है, लेकिन ध्यान रखना। अगले दिन सुबह मुंशीराम का बेटा अपने स्कूल के साथ पिकनिक पर चला जाता है और मुंशीराम आदत अनुसार देर से काम पर पहुंचता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि काफी अफरा तफरी मची हुई थी। अरे क्या हो गया भाई, सब लोग इतना भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? अरे मुंशीराम जी, आपको नहीं पता,
पहाड़ी वाली झील के पास कुछ बच्चे झील में फंस गए हैं। वहाँ बहुत तेज तूफान आया है। ऑपरेशंस इंचार्ज आए थे हेलीकॉप्टर के लिए पूछने, लेकिन आपने तो इसे ठीक ही नहीं किया। अब बचाव कैसे होगा? ये बात सुनते ही मुंशीराम के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत ही 1 घंटे में हेलीकॉप्टर ठीक कर देता है। पायलट हेलीकॉप्टर ले जाकर बचाव करते हैं और सभी बच्चों को बचा लिया जाता है। ऑपरेशंस इंचार्ज मुंशीराम से कहते हैं, देखा मुंशीराम, आज तुम्हारे आलस की वजह से तुम्हारे बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। मुंशीराम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कभी काम में आलस न करने की कसम खाता है। ऑटो और ट्रैक्टर वाले की लड़ाई। गुरदासपुर गांव में हैप्पी नाम का एक ट्रैक्टर वाला रहता था। वो अपने नाम की तरह हमेशा खुश रहता था और उसी गांव में दारा नाम का एक बदमाश भी रहता था। उसके बहुत सारे ऑटो थे। सभी ऑटो वाले उससे डरते थे। वो सभी पर अपनी धौंस जमाता था। आए दिन लोगों से पैसे वसूलता रहता था। एक दिन गांव में मेला लगा हुआ था। तभी वहां पुलिस आ गई। बंद करो ये मेला। किसकी परमिशन से तुमने मेला लगाया है यहाँ पे? क्या तुमने सरकार से परमिशन ली है? तभी वहां दारा आ गया। क्यों भाई, क्या बात है? पुलिस में हो तो लोगों पर धौंस आजमा रहे हो। हिम्मत है तो हमसे बात करो। अरे कुछ नहीं दारा भाई, मैं तो सिर्फ मेला बंद करने की बात कर रहा था, क्योंकि ये बिना परमिशन के है, गैर कानूनी है। अरे गैर कानूनी होगा तुम्हारे लिए, मेला तो बंद नहीं होगा। हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। पुलिस वाला वहां से डरकर चला जाता है। दारा इधर उधर देखता है। उसे देखकर डर के मारे सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब दारा का घमंड और भी बढ़ जाता है। जब वो मेले से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके ऑटो के पास एक आदमी सहारा लेकर खड़ा था। अबे ओए, कौन है तू? तू मेरे ऑटो से सहारा लेकर क्यों खड़ा है? जानता नहीं किसका ऑटो है ये? जी भाई साहब, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। लेकिन दारा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उस लड़के को थप्पड़ मार दिया। वो लड़का और कोई नहीं, हैप्पी का दोस्त था। तभी हैप्पी वहां आ जाता है। अरे भाई साहब, आपने इसे थप्पड़ क्यों मारा? ये आपके ऑटो के पास खड़ा ही था ना, लेकर भाग तो नहीं रहा था? अच्छा, मुझे कानून सिखाता है? तूने भी मार खानी है क्या? हैप्पी समझ गया कि अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा और इसका घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। हैप्पी ने दारा से कहा, भाई साहब, थप्पड़ों से कुछ नहीं होता। आपकी गाड़ी को इसने हाथ लगाया तो चलिए गाड़ियों में ही मामला निपटाते हैं। आप मेरी गाड़ी और अपनी गाड़ी की लड़ाई कराइए। एक रस्सा बांधकर खींचते हैं। जिसने जिसकी गाड़ी को खींच लिया वो जीत जाएगा और जो हारेगा वो दूसरे के मुंह पर कालख लगाएगा। और अगर आप जीत गए तो आप जितने चाहे मुझे थप्पड़ मार लेना। दारा घमंड में इतना चूर था कि वो भूल ही गया कि हैप्पी के पास तो ट्रैक्टर है और उसके पास ऑटो। दोनों की गाड़ियों को मुकाबले के लिए मैदान में लाया गया। बीच में लाकर दोनों की गाड़ियों को एक रस्से से बांध दिया गया। मुकाबला देखने के लिए वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। दारा ने अपने सभी ऑटो एक साथ जोड़ लिए और ट्रैक्टर को खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर टस से मस नहीं हुआ। और तभी हैप्पी ने अपने ट्रैक्टर से दारा के सभी ऑटो को खींच लिया। दारा के सभी ऑटो पलट गए और उसे चोट भी लगी। हैप्पी ने ट्रैक्टर से उतरकर दारा को उठाया और उससे कहा, भाई साहब, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। ऑटो वाले दारा और ट्रैक्टर वाले हैप्पी की लड़ाई में जीत हैप्पी की हुई। दारा को अब समझ आ चुका था और उसका सारा घमंड टूट चुका था। जेसीबी रिपेयर वाला। राम सिंह एक मैकेनिकल इंजीनियर था। इंजीनियरिंग के बाद उसने नौकरी ना करके अपने ही गांव में एक छोटी सी वर्कशॉप खोल ली। उस वर्कशॉप में वो जेसीबी और बाकी अर्थ मूवर्स की रिपेयरिंग करता था। जेसीबी में कैसी भी खराबी हो उसे ठीक करना उसका बाएं हाथ का काम था। वो अपने काम को बहुत लगन और ईमानदारी से करता था। सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। वाह बे राम सिंह, मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी तुम यहाँ पर हाथ काले कर रहे हो और जेसीबी रिपेयर का काम बड़ी ईमानदारी से करते हो।
तुम्हारी मेहनत देखकर हम बहुत खुश हुए। थैंक यू सर। अपना काम करने में कैसी शर्म, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो क्या हुआ, काम तो काम ही होता है ना सर। तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से मेरी कंपनी की सभी जेसीबी तुम ही रिपेयर करोगे। थैंक यू सर। राम सिंह के पास काम की कमी नहीं थी। उसने अपनी सहायता के लिए अपने वर्कशॉप में 3-4 लड़कों को भी रखा था। एक साल काम की आपाधापी से थकान मिटाने के लिए राम सिंह अपने परिवार के साथ हिल स्टेशन पर घूमने जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में काफी ट्रैफिक जाम हो गया। राम सिंह ने गाड़ी से उतरकर पूछा, क्या बात है भाई साहब, इतना ट्रैफिक जाम क्यों है? कुछ नहीं भाई साहब, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और एक मकान उसमें दब गया है। पुलिस और प्रशासन बचाव की कोशिश कर रहा है। उस मकान के अंदर 6 लोग फंसे हुए हैं। राम सिंह गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे देखने के लिए निकल पड़ता है। वहां पर एक जेसीबी बचाव कार्य में लगी हुई थी, लेकिन अचानक सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अरे भाई क्या हुआ, जेसीबी क्यों रोक दी? सर लगता है इसमें कोई खराबी आ गई है, मैं देखता हूँ अगर ठीक हो जाए तो। अरे देखो भाई जल्दी करो, मकान में लोग फंसे हुए हैं, उनको बचाना बहुत जरूरी है। दूसरी जेसीबी आने में पता नहीं कितना समय लगे। वहां खड़ा राम सिंह ये बातें सुन रहा होता है। वो देखता है कि जेसीबी का ड्राइवर जेसीबी ठीक नहीं कर पाता। तब राम सिंह उसके पास जाता है। भाई जेसीबी में क्या हुआ? एक पुलिस वाला राम सिंह से कहता है, अरे साहब आप जाइए यहाँ से, इसे अपना काम करने दीजिए। राम सिंह हंसकर पुलिस वाले से कहता है, देखिए सर मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं आपकी जेसीबी ठीक कर सकता हूँ। यह बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। राम सिंह 10 ही मिनट में जेसीबी ठीक कर देता है और दोबारा से बचाव कार्य शुरू हो जाता है और जेसीबी समय पर मलबा हटाकर मकान में फंसे लोगों को बचा लेती है। जेसीबी देखते ही देखते सारा मलबा साफ कर देती है। सभी लोग राम सिंह का धन्यवाद करते हैं। अरे नहीं सर, धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। और सड़क खुलते ही राम सिंह अपनी छुट्टी मनाने हिल स्टेशन की ओर निकल पड़ता है। सभी लोग तालियां बजाकर राम सिंह को अलविदा कहते हैं। Please subscribe.